प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा विषय है पैराथायराइड ग्लैंड। ये पैराथायराइड ग्लैंड, देखिए लोकेशन कहाँ है इसकी। पैराथायराइड ग्लैंड थायराइड ग्रंथि, ये थायराइड ग्रंथि है जो बटरफ्लाई शेप है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि के चारों कोनों पर पाई जाने वाली दाने के आकार की ग्रंथियां होती है, 4 ग्रंथियां होती है। इन्हें क्या कहा जाता है? पैराथायराइड ग्रंथि कहा जाता है। सेपरेटली काम करती है, यानी एक पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल पे काम नहीं करती, इनका कंट्रोल सेल्फ होता है, ठीक है। इनका कार्य क्या होता है? रुधिर में कैल्शियम और फास्फेट आयनों की मात्रा को बनाए रखती है। रुधिर या ईसीएफ जिसको कहते हैं, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में ये क्या करती है? कैल्शियम और फास्फेट आयनों की मात्रा को एक निश्चित अनुपात में बनाए रखती है, ठीक है। इसीलिए इनका रोल बहुत बड़ा। इस तरह से हमारे जो होम्योस्टैसिस होता है हमारी बॉडी का, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इनका, समझा ना। होम्योस्टैसिस पे अलग से हम एक लेक्चर देंगे इसकी, वह है। वैसे भी समझिए कि होम्योस्टैसिस वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर का अंतः वातावरण बाह्य वातावरण के साथ तालमेल बैठाता है, ठीक है। तो इस तरह से होम्योस्टैसिस में हमारे शरीर को क्या करती है? मेंटेन करती है। होम्योस्टैसिस हमारे शरीर का अंतः वातावरण वायु वातावरण के अनुरूप बनाए रखती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अगर इसका टीएस देखा जाए, इसके टीएस में 2 प्रकार की कोशिकाएं देखने को, यानी ये देखा जाए तो पैराथायराइड ग्रंथि 2 प्रकार की कोशिकाओं का समूह है। एक वह कोशिकाएं जिन्हें चीफ सेल्स कहा जाता है, संख्या में सर्वाधिक है। पूरी पैराथायराइड में आप देखेंगे तो चीफ सेल की अधिकता मिलेगी, ठीक है। और दूसरी वह कोशिकाएं जो थोड़ी मात्रा में, बहुत थोड़ी मात्रा में इक्के दुक्के जगह स्थानों पे एक समूह में है, इनको ऑक्सीफिल सेल्स कहा जाता है, ठीक है। ऑक्सीफिल सेल्स का फंक्शन अभी तक अननोन है, इनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं कि काम क्या करती है, ठीक है। जो इनका काम करने वाली ग्रंथि है वो है चीफ सेल, ठीक है। इन चीफ सेल से एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम, यानी सीक्रेट होता है, निकलना तो निकलता ही है, लेकिन हार्मोन क्या होता है? इन चीफ सेल में सीक्रेट होता है, यानी बनता है यहाँ, उसका नाम है पैराथायराइड, ठीक है। इसे पोलिप का भी हार्मोन कहते हैं, यानी पोलिप का हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक पोलिप ने सबसे पहले इसके क्रिस्टल तैयार किए थे, ठीक है। तो वैज्ञानिक पोलिप को सम्मान देने के लिए इस हार्मोन के क्या कहा जाता है? पोलिप का हार्मोन कहा जाता है। कंपटीशन आदि में जो है, नीट आदि में या और भी, इसको कभी कभी इस नाम से पूछ लिया जाता है कि पोलिप का हार्मोन निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे विकल्प होंगे, तो इसमें क्या होगा? पैराथायराइड। अब इस पैराथायराइड का फंक्शन क्या है? अब ये काम क्या करता है हमारे शरीर में? देखिए, रेगुलेट्स द नंबर ऑफ कैल्शियम एंड फास्फेट आयन। ये हमारे शरीर में, यानी जो हमारा एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड होता है, उसमें कैल्शियम और फास्फेट आयनों की मात्रा का क्या करते हैं ना, संख्या को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। एक निश्चित संख्या या मात्रा में बना रहे, इसको निर्धारित करते हैं, जिसके कारण मस्कुलर कंट्रैक्शन, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, हार्ट बीट, ब्लड कोगुलेशन, टीथ एंड बोन फॉर्मेशन आदि में मदद करते हैं। कहने का मतलब, यह हार्मोन कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा को रेगुलेट करके, यानी पेशी संकुचन, तंत्रिका आवेग के संचलन, हृदय स्पंदन, ठीक है, रुधिर का स्पंदन, यानी रुधिर का थक्का जमना, ठीक है, और दांतों तथा अस्थियों के निर्माण को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं, ठीक है। ये हार्मोन प्रेरित करता है उसको। अब अगर क्या हो, अगर इसका हाइपोसिक्रीशन हो जाए, हाइपो मतलब अल्पस्रावन हो जाए, यानी कम मात्रा में स्रावित हो, और दूसरी स्थिति हो जब ये अधिक मात्रा में स्रावित हो, तो क्या स्थिति बनेगी? अगर ये अल्पस्रावन इसका होगा, कम मात्रा में स्रावित हो, इसके कारण काजेस डिक्रीज इन कैल्शियम एंड कैल्शियम लेवल इन ईसीएफ एंड, जिसको हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। अगर इसका अल्पस्रावन होगा, तो चूंकि कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है? बढ़ाने का काम करता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? हमारे ईसीएफ में, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में, या ब्लड कह सकते हैं, उसमें क्या करता है? कैल्शियम आयनों की मात्रा को बढ़ाता है और फास्फेट आयनों की मात्रा को घटाता है। इसका मुख्य कार्य है, ठीक है। तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो कैल्शियम आयन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। बढ़ा रहा था, कम हो जाएंगे। फास्फेट आयन की संख्या घटा रहा तो फास्फेट आयन बढ़ जाएंगे।
ना, जिसको बढ़ा रहा था वो कम हो जाएगा, जिसको घटा रहा था वो अधिक हो जाएगा। तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो कैल्शियम आयन हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जिसे हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। और फास्फेट आयन बढ़ जाएंगे, जिसे हाइपर फास्फेटेमिया कहा जाता है ना। मतलब कैल्शियम बढ़ा रहा है, फास्फेट घटा रहा है। तो अगर ये कम होगा तो कैल्शियम कम हो जाएगा, इसको हाइपोकैल्सीमिया कहेंगे, और फास्फेट बढ़ जाएगा, इसको हाइपर फास्फेटेमिया कहेंगे। ठीक है, इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम होगा मांसपेशियों का संकुचन प्रभावित होगा। ठीक है, इसमें जबड़े आदि की पेशियां क्या हो जाती हैं, कैल्शियम आयन के अभाव में क्या हो जाती हैं, जाम हो जाती हैं, और कभी कभी दम घुटने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसे कहा जाता है टिटेनी का रोग। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, टिटेनी रोग, जिसमें लॉकजा कहा जाता है, जबड़े और सांस लेने वाली जो मांसपेशियां हैं वो जाम हो जाती हैं, दम घुटने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अनावश्यक कन्वल्सन आ जाता है, व्यक्ति को चिड़चिड़ापन। ठीक है, मांसपेशियों में अनावश्यक ऐंठन शुरू हो जाती है इस तरह से, क्योंकि जाम हो जाती है मांसपेशी ना। कैल्शियम आयन उसके संकुचन के लिए जरूरी होता है, तो कैल्शियम के अभाव में क्या होता है, इन पेशियों में वो समस्याएं आ जाती है, जाम हो जाती है पेशियां। और अगर पेशियां कहाँ की जाम हो गई, श्वास, जहां से हमारी श्वास नली है, वहां की पेशियां जाम हो गई, जबड़े की पेशियां जाम हो गई, इसके कारण व्यक्ति की दम घुटने से मौत हो जाती है, और ये रोग कहलाता है टिटेनी। ठीक है, दूसरी स्थिति ये बनती है अगर इस हार्मोन का अत्यधिक श्रावण हो जाए, यानी सामान्य से ज्यादा इसका श्रावण शुरू हो जाए, तो क्या होगा, इसके कारण हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा, ज्यादा निकलेगा तो ज्यादा बढ़ा देगा ना। और साथ ही फास्फेट आयनों की मात्रा को घटाता है, तो ज्यादा निकल रहा है तो फास्फेट, कैल्शियम आयन बढ़ जाएंगे और फास्फेट आयन बहुत कम हो जाएंगे ना। यानी हाइपर कैल्सीमिया की स्थिति हो जाएगी, हाइपोफास्फेटेमिया की स्थिति हो जाएगी ना। कैल्शियम और फास्फेट दोनों हमारे हड्डियों के लिए जरूरी होते हैं। तो ज्यादा कैल्शियम होगा तो ये क्या करेगा, कैल्शियम आएगा कहां से, इसको कैल्शियम है हड्डियों से खींचेगा। भाई हमारे पास कैल्शियम का स्रोत हमारी हड्डियां और दांत ही तो है, तो ये क्या करेगा, कैल्शियम रुधिर में कैसे बढ़ाएगा, हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, एक उन हड्डियों से कैल्शियम को रुधिर में लाएगा, जिसके कारण हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, और हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस। आज ऑस्टियोपोरोसिस एक वैश्विक बीमारी है। ठीक है, पूरी दुनिया में इससे लोग प्रभावित हैं, उसमें भी सबसे ज्यादा प्रभावित महिलाएं। ठीक है, अमूमन 35-36 साल के बाद इस ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है महिलाओं में। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि इसके हाइपर सिक्रीशन के कारण कैल्शियम आयनों की संख्या रुधिर में बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि वो जो कैल्शियम आता है वो हड्डियों से खींचा जाता है, जिसके कारण हड्डियां भंगुर और कमजोर है, क्योंकि फास्फेट भी कम हो जाता है। वैसे ही हड्डियों में फास्फेट कम है, कैल्शियम भी निकल गया, हड्डियां पोरस हो जाती हैं, और जरा सा झटका लगता है टूट जाती है। ऐसे लोग जरा गिरे कहीं हड्डी टूट जाती है। ठीक है, बोन फ्रैक्चर्स बड़ा कॉमन हो जाते हैं इस डिजीज में, और ये डिजीज कहलाता है ऑस्टियोपोरोसिस। दूसरी तरफ जो कैल्शियम आयन ब्लड में ज्यादा इकट्ठा हो रहे हैं, वो जाकर के किडनी में स्टोन का कारण बनते हैं। यानी किडनी में जब पहुंचते हैं, ज्यादा कैल्शियम क्या करेगा, तो किडनी उसको जमा करने लगता है, किडनी में जाके जमा होते हैं, और क्या हो जाता है, इससे गुर्दे की पथरी हो जाती है लोगों में। ठीक है, तो कैल्शियम आयनों का एक निश्चित मात्रा में ही, निश्चित रेशियो में ही ब्लड में हमारे होना चाहिए, अन्यथा ये क्या होगा, हमारे किडनी स्टोन का कारण बनेगा, और दूसरी तरफ ऑस्टियोपोरोसिस का भी कारण बनेगा। क्यों ऑस्टियोपोरोसिस होगा, क्योंकि हड्डियों से कैल्शियम निकल आ रहा है, फास्फेट पहले ही कम हो गया है, हड्डियां पोरस हो जाएंगी ना, मांसपेशियां भी क्षीण होने लगी, कमजोर हो जाएंगी, कैल्शियम ना स्टाफ अनावश्यक उत्तेजना पैदा कर देगा, घबराहट बेचैनी उत्पन्न कर देगा ना। लेकिन उसके बाद भी जो सबसे महत्वपूर्ण विकार होगा वो होगा ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा है। कैल्शियम निकल जाने के कारण, फास्फेट निकल जाने के कारण हड्डियां क्षणभंगुर हो जाएंगी, तो जरा भी गिरते ही ना उनमें हड्डियां पोरस होने के कारण फ्रैक्चर हो जाएगी, टूट जाएगी, और इसे क्या कहा जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस का रोग कहा जाता है। और दूसरी तरफ कैल्शियम आयन की अत्यधिक मात्रा, ठीक है, जो हमारे ब्लड या एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में है, वो किडनी स्टोन का भी कारण बनेगी। ये मेरा लेक्चर था जो कि पूरी तरह से इस पर केंद्रित था, पैराथायराइड ग्लैंड और इसके कार्यों पर केंद्रित था। एक चैप्टर कंप्लीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं समझता हूं कि इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे, जो क्वेश्चन आएंगे कंप्लीशन आज में, वो मेरे इस फ्लो चार्ट के आउट नहीं आएंगे। फ्लो चार्ट अपने आप में कंप्लीट नोट्स है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद बाकी अन्य ग्रंथियों पर चर्चा मैं अपने अगले लेक्चर में विस्तार से करूंगा।
तब तक के लिए धन्यवाद।